नमस्कार। कक्षा 9 के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि बल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इसी में हम लोग न्यूटन के बारे में समझेंगे कि न्यूटन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, अर्थात दिया था। फिर गैलीलियो का नियम समझेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल पे मैंने कक्षा 9 के लिए विज्ञान के बहुत सारे चैप्टर अपलोड करके रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में विजिट करेंगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे कक्षा 9 के विज्ञान से संबंधित। आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने जानकारी को, अपने नॉलेज को और भी वाइड कर सकते हैं, बहुत विस्तृत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप चैनल पे पहली बार आते हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बल क्या होता है और फिर गति क्या होता है। फिर हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे और एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बल के बारे में हमें समझना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है अथवा खिंचाव होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि बल जो होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है अथवा क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है, एक प्रकार का धक्का होता है अथवा खिंचाव होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। जो वस्तु होता है अर्थात जो पिंड होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग ये समझे कि जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है, एक प्रकार का खिंचाव होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। या इसमें हम एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, ठोकर, है ना। ठोकर भी जोड़ सकते हैं कि बल जो होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है अथवा खिंचाव होता है अथवा ठोकर होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। चलिए इस चीज़ को समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉल रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बॉल रखी हुई है और ये जो बॉल है इस बॉल को कोई बच्चा क्या करता है, किक करता है। किक करने का मतलब लात मारता है। तो अब ये बॉल क्या करेगा बताइए। ये इस समय अगर रुका हुआ है तो ये अवस्था कहलाती है विरामावस्था। तो ये बॉल इस समय विरामावस्था में है और जब इस पर किक करेगा अर्थात लात मारेगा तो ये वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाएगी, अर्थात क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। मतलब किस अवस्था में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस बॉल के ऊपर किक किया जा रहा है। किक करने का मतलब यह है कि ठोकर मारा जा रहा है। तो ठोकर मारने से हुआ ये कि जो बॉल था वो पहले विरामावस्था में था लेकिन अब आ गई गतिशील अवस्था में। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया। बॉल पहले विरामावस्था में थी लेकिन अब वो आ गई है गतिशील अवस्था में, अर्थात अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है, परिवर्तन हुआ है ठोकर मारने की वजह से, है ना। ठोकर मारने की वजह से हुआ है। तो जो ये ठोकर है वो एक प्रकार का बल है। ठीक है, ये एक प्रकार का बल है जो क्या कर रहा है, वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे रहा है, मतलब विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला दे रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने आपको समझाया था कि जो बल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, धक्का होता है अथवा खिंचाव होता है अथवा क्या होता है, ठोकर होता है। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं कि बल किस तरीके से धक्का होता है या किस तरीके से खिंचाव होता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये फिगर दिखाता हूँ और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस फिगर में ये दिखाया गया है कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक ट्राली है उस ट्राली को धक्का दे रहा है। ठीक है, उस ट्राली को धक्का दे रहा है। चलिए देखिए, ये एक बच्चा है, इसको दिखाया गया है कि ये एक बालक है, ये बालक क्या कर रहा है, ट्राली को धक्का दे रहा है। तो ट्राली क्या हो रही है बताइए, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ट्राली को धक्का देने पर ट्राली आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ट्राली की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ट्राली अगर ऐसे रखी हुई है मान लीजिए किसी जगह पे, तो वो इस समय ट्राली जो है विरामावस्था में है। लेकिन ये बालक जैसे ही ट्राली के ऊपर धक्का लगाता है तो ये ट्राली जो है वो आ जाती है गतिशील अवस्था में, अर्थात गति करने लगती है। तो इस ट्राली की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये ट्राली विरामावस्था से गतिशील अवस्था में चली जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो बालक है वो क्या कर रहा है, इस ट्राली पर धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो अब जो धक्का लगा रहा है वो धक्का एक प्रकार का क्या है, बल है। तो देखिए जो धक्का लगाया जा रहा है अर्थात जो बल लगाया जा रहा है वो इस ट्राली की अवस्था में परिवर्तन ला दे रहा है, विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला दे रहा है। तो इस तरीके से ये बात सिद्ध होता है कि जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है अथवा ठोकर होता है अथवा खिंचाव होता है। अब खिंचाव के बारे में बात कर लेते हैं कि खिंचाव एक प्रकार से कैसे बल होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक ड्रॉल दिखाया गया है। ठीक है, और इस ड्रॉल में देखिए पैसा वैसा रखा जाता है जिसमें दुकानदार अपना पैसा रखते हैं। तो ड्रॉल को अगर हम क्या करें,
ड्रॉल को अगर अपनी तरफ पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, अपनी तरफ पकड़ के खींचते हैं तो ड्रॉल गति करने लगता है, लेकिन जब नहीं खींचते हैं तो क्या होता है, अंदर पड़ा रहता है, तो वो उस टाइम पे विराम अवस्था में होता है। तो ड्रॉल को अपनी तरफ खींचने से हुआ ये कि ड्रॉल गतिशील अवस्था में आ गया, मतलब गति करने लगा, और पहले विरामावस्था में था, अर्थात इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये जो खिंचाव हमने किया है, अर्थात जो हमने खिंचाव किया है, खिंचाव का मतलब जो हमने बल इसके ऊपर आरोपित किया है, जो बल लगाया है, वो एक प्रकार का खिंचाव है। मतलब खिंचाव ही क्या है बताइए, बल है। तो जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है, अथवा खिंचाव होता है, अथवा क्या होता है, ठोकर होता है। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे आप अपने दैनिक जीवन में भली भांति परिचित होंगे। कहीं ना कहीं आपने भी किसी चीज़ को धक्का दिया होगा कभी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उन गाड़ियों में फ्यूल ख़त्म हो जाता है, मतलब ईंधन ख़त्म हो जाता है, तो उन्हें भी धक्का दे करके ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो धक्का देने का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल जो होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है। इसको आपको याद रखना है कि एक प्रकार का धक्का होता है, अथवा क्या होता है, एक प्रकार का खिंचाव होता है, अथवा एक प्रकार का क्या होता है, ठोकर होता है। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि जो बल है वो धक्का है, अथवा क्या है, खिंचाव है। अब चलिए इस चीज़ को मैं एक बार फिर से आपको फिगर में दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए दिख रहा होगा कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है, देखिए हॉकी की स्टिक से इस बॉल के ऊपर प्रहार कर रही है। बॉल के ऊपर प्रहार करने का मतलब ये है कि बॉल को ठोकर दे रही है, मतलब बॉल को चोट पहुंचा रही है, बॉल को ठोकर दे रही है, बॉल को ठोकर मार रही है। और जैसे ही ठोकर मारती है तो बॉल क्या करती है, गति करने लगती है। आप खुद ही देखिए, ये बॉल इसके स्टिक के पास है, तो इस समय रुका हुआ है, विरामावस्था में है, लेकिन जब ये इसके ऊपर प्रहार करती है तो ये बॉल गतिशील अवस्था में आ जाता है। जब ठोकर मारती है बॉल के ऊपर तो ये गतिशील अवस्था में आ जाता है, और इस चित्र में दिखाया गया कि यहाँ की से थोड़ा सा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ठोकर की वजह से हुआ है। तो ठोकर जो है वो एक प्रकार का क्या है बताइए, वो एक प्रकार का बल है। तो हमने यही आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है, अथवा खिंचाव होता है, अथवा क्या होता है, ठोकर होता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा बल के बारे में और कुछ समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो देखिए, जो बल होता है उसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, जिस तरीके से मनुष्य ने हवा को नहीं देखा है, ठीक है। हालांकि हवा को जूम किया जाए कैमरे के लेंस को, तो बहुत ज़्यादा जूम करने पर बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने देखा है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा पाया गया है कि अधिकांश केस में ऐसा होता है कि हवा को लोग नहीं देख पाते हैं। तो जिस तरीके से हम हवा को नहीं देख पाते हैं, उसी तरीके से बच्चों जो बल होता है उस बल को भी किसी ने अभी तक नहीं देखा है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात आपकी एनसीईआरटी की बुक बोल रही है कि जो बल है उसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, अर्थात बल को देखा नहीं जा सकता है, और बल को हम चख भी नहीं सकते हैं। जैसे तमाम सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका हम टेस्ट लेते हैं या उनको चख करके बताते हैं कि वो कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है। तो ऐसा जो बल होता है वो कोई खाने वाला पदार्थ नहीं है कि उसको चख के हम बताएंगे कि उसका स्वाद कैसा है। तो जो बल है, इस बल को पहली बात तो ना देखा जा सकता है, ठीक है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोगों के मन में दया आती है। दया कोई वस्तु तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं कि दया को आप देख लेंगे, है ना। कभी कभी किसी का दया नाम हो जाता है तो एक अलग चीज़ है। तो दया को किसी ने देखा नहीं है, घृणा को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, प्यार को किसी ने देखा नहीं है। इसी तरीके से जो बल होता है, इस बल को किसी ने देखा नहीं है, मतलब बल को देखा नहीं जा सकता है। और बल को याद रखेंगे आप कि बल जो होता है उसको चखा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि बल को महसूस भी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर अगर हम बल को देख नहीं सकते हैं, बल को चख नहीं सकते हैं, तो महसूस तो कर ही सकते हैं ना। जैसे हवा को हम फील कर पाते हैं कि हवा चल रही है। तो याद रखिएगा कि जो बल होता है उसमें तीनों केस नहीं पाए जाते हैं, ना तो बल को हम देख सकते हैं, ना ही बल को चख सकते हैं, और ना ही बल को महसूस कर सकते हैं। तो आखिर हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं वो बल से संबंधित होती हैं, तो फिर वो क्या है। तो अब इस चीज़ को आप समझिएगा कि ये क्या है। दरअसल हम बल के प्रभाव देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम क्या देखते हैं, बल के प्रभाव देखते हैं। बल हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम बल के प्रभाव को देखते हैं, और ना ही बल को हम चख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। तो बल के हम प्रभाव को देखते हैं, ठीक है। अब बल का प्रभाव क्या होता है, बल का प्रभाव ये होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फिगर में, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पर इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के ऊपर जब हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस स्प्रिंग के ऊपर जब हम बल लगा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या होगी बताइए, फैल गई। तो ये एक प्रकार से बल का प्रभाव है, ठीक है। हम बल को यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बल के प्रभाव को देख पा रहे हैं। ये स्प्रिंग के ऊपर जब हम बल लगा रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग इस तरीके से फैल जा रही है। तो ये बल का क्या है, प्रभाव है। ऐसे ही आप बॉल को देखेंगे, यहाँ पर बॉल कह लें या गुब्बारा कह लें, ठीक है, ठीक है। तो
ये बॉल ही है, गेंद है। तो इस गेंद को अगर हम क्या करें, दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो ये गेंद थोड़ा सा क्या हो जाएगी बताइए, पिचक जाएगी। तो दोनों तरफ से बल लगाने पे गेंद पिचक जाएगी। तो पिचक जाने का मतलब ये है कि ये बल का क्या है, प्रभाव है। तो हम बल को देख नहीं सकते हैं, बल को चख नहीं सकते हैं और बल को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी दैनिक जीवन में हम बल के बहुत ढेर सारे प्रभाव देख सकते हैं। तो ये बल के बारे में इतना डाटा मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, चलिए आइए। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बल होता है वो क्या करता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है, ठीक है। उसकी गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में ला देता है, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, गति कर रही होती है, तो उसको विरामावस्था में ला देता है, ठीक है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जो साइकिल होती है, वो साइकिल अगर धीरे धीरे चल रही है तो उस साइकिल के पैडल पे जब हम बाह्य बल आरोपित करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो साइकिल में त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण की वजह से वो साइकिल और तेज़ी से क्या करती है, चलने लगती है। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइकिल की गति में परिवर्तन आ जाता है, साइकिल की गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। पहले अगर वो कम वेग से चल रही थी तो अब थोड़ा ज़्यादा वेग से चलने लगी, मतलब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। फिर ऐसे देखेंगे कि कोई मान लीजिए जैसे आपके पास गेंद लुढ़कती हुई आ रही है, तो उस लुढ़कती हुई गेंद जो आ रही है वो गतिशील अवस्था में है, तो उसको हमें अगर विरामावस्था में लाना है तो उसके ऊपर एक बल लगाना पड़ता है और बल आरोपित करके उस गेंद को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो देखिए, गेंद को यहाँ पर रोक रहे हैं, मतलब गेंद को विरामावस्था में ला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर साइकिल को हम और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं। तो जो बल होता है वो बल क्या करता है, जो गति की अवस्था होती है उसमें परिवर्तन लाता है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसके ऊपर अगर हम बाह्य बल आरोपित करते हैं रोकने के लिए, तो वो वस्तु रुक जाती है, मतलब गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आ जाती है। और कोई वस्तु ऐसी है जो विरामावस्था में है, अगर उसके ऊपर हम बल आरोपित करते हैं तो वो क्या करेगी बताइए, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो जो बल होता है वो गति की अवस्था को बदल देता है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि बल जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही जटिल लगता है बच्चों को, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। चलिए आइए, अब जो बल है वो दो प्रकार का बल है, ठीक है। एक संतुलित बल है और एक असंतुलित बल है। तो आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि बल के दो प्रकार हैं, एक तो है संतुलित बल, है ना, एक है संतुलित। चलिए मैं लिख देता हूँ, एक संतुलित बल है और एक है असंतुलित बल, असंतुलित बल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संतुलित बल क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि असंतुलित बल क्या होता है। अब इस चीज़ को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ के दिखाता हूँ आपको, समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई एक पिंड है, ध्यान से देखिए। चलिए मैं स्लाइड बदलता हूँ। देखिए, बता रहा है कि कोई एक पिंड है ना, और पिंड को दोनों तरफ से समान बल द्वारा अगर खींचा जाए, अगर किसी पिंड को दोनों तरफ से समान बल से हम खींचेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो पिंड होता है वो कोई गति नहीं करता है, मतलब उस पिंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, संतुलित बल आरोपित कर रहे हैं। चलिए मैं इस चीज़ को आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, या इसी फिगर में आप देख सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे क्या है कि यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है कि ये एक जो है क्षैतिज तल है, ठीक है, अर्थात मेज है। इस मेज पे ये ईंट रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये ईंट रखा हुआ है। अब देखिए, ये दो तीर दिखाया गया है, दो तीर ये बताता है कि इस ईंट को कोई बल जो है वो इस दिशा में खींचना चाह रहा है, ठीक है। इस ईंट को कोई बल जो है वो इस दिशा में खींचना चाह रहा है और इसी ईंट को एक बल क्या कर रहा है, इस दिशा में खींचना चाह रहा है। लेकिन ये जो दोनों बल लग रहे हैं, इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो बिल्कुल समान है, मतलब जो ये बल लग रहे हैं बिल्कुल समान लग रहे हैं, ठीक है। समान लगने का मतलब है कि समान परिमाण वाले ये बल हैं। तो ये जो वस्तु है ये गतिशील अवस्था में नहीं आ पाती है, तो ऐसा बल जो होता है वो संतुलित बल होता है। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, क्या बोल रहा है। बोल ये रहा है कि जो पिंड है इसको दोनों ओर से समान बल के द्वारा अगर हम खींच लें, ठीक है, तो इस दशा में जो है पिंड गति नहीं करता है, ठीक है। तो और ऐसा बल जो होता है जो पिंड के ऊपर आरोपित किया जा रहा है, इस बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। चलिए इस चीज़ को मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए जैसे मान लीजिए ये रस्सी है ना, ये रस्सी है और रस्सी के दो छोर हैं, एक दायां छोर है और एक बायां छोर है। बाएं छोर की तरफ हम क्या करते हैं, चार व्यक्ति लगा देते हैं, ठीक है।
4 व्यक्ति लगा देते हैं और दाएं छोर पर भी हम क्या करते हैं 4 व्यक्ति लगा देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दाएं छोर पे 4 व्यक्ति हैं इनके पास जो बल है और बाएं छोर पे जो 4 व्यक्ति हैं इनके पास जो बल है वो एक समान है। अब ये इधर के दाएं तरफ के 4 व्यक्ति और बाएं तरफ के 4 व्यक्ति ये रस्सी को खींचने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि ये किसी भी छोर के व्यक्ति रस्सी को खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो 4 व्यक्ति हैं चाहे दाएं छोर के हो चाहे बाएं छोर के हो, ये रस्सी के ऊपर क्या करते हैं एक समान बल आरोपित करते हैं, समान बल आरोपित करते हैं और ऐसे ही बल को हम क्या कहते हैं संतुलित बल कहते हैं। यानी इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना है, ठीक है, या किसी वस्तु को विरामा अवस्था में लाना है तो हमें एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो वस्तु गतिशील अवस्था में आ सकती है या विराम अवस्था में आ सकती है। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को और थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, समझिएगा क्या बोला जा रहा है। फिर इसी स्लाइड में बोल रहे हैं ये, चलिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, देखिएगा। अपनी बुक एनसीईआरटी की ये बोल रही है कि भिन्न परिमाण के 2 विपरीत बल पिंड को खींच देते हैं। अब भिन्न परिमाण के 2 विपरीत बल का मतलब ये है, देखिए कि एक बल तो इधर लग रहा है, वो क्या कर रहा है जो दूसरे दिशा में इस पिंड को खींचना चाह रहा है, एक बल इधर लग रहा है जो दूसरे दिशा में पिंड को खींचना चाह रहा है। तो ये बल अगर मान लेते हैं कि ये बल अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का है, ठीक है, ये बल 10 न्यूटन का लग रहा है और इस पिंड को इस दिशा में विस्थापित करना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, और ये जो है बल जो इस दिशा में इसको विस्थापित करना चाह रहा है, अगर ये भी 10 न्यूटन का लगेगा तो दोनों बल क्या हो गए, संतुलित बल हो गए और समान प्रकार के हो गए, इसलिए पिंड में कोई विस्थापन नहीं होता है। पिंड किसी इधर उधर कहीं भी हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक तरफ अगर 10 न्यूटन का बल लगा देते हैं और एक तरफ हम बल के परिमाण को बढ़ा देते हैं, बल के मान को अगर बढ़ा देते हैं तो पिंड क्या होता है, खिसक जाता है उस तरफ जिस तरफ बल का मान ज़्यादा होता है, बल का परिमाण ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर इधर 10 न्यूटन का बल लगा हुआ था, मान लेते हैं कि इधर अगर 10 न्यूटन का बल लगा हुआ था और इधर 20 न्यूटन का जो बल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 10 न्यूटन का बल है, इधर 20 न्यूटन का बल है, तो ये 10 न्यूटन का बल जो है इसके ऊपर अपना कम प्रभाव दिखा पाएगा, मतलब इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। जबकि 20 न्यूटन का बल जो है इसका परिमाण ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लाएगा। तो जो ये 20 न्यूटन का बल है, ये 20 न्यूटन के बल को हम कहें कि ये असंतुलित बल है, ठीक है, संतुलित बल नहीं है, अर्थात 10 न्यूटन वाले बल के बराबर नहीं है। तो अगर हमें किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना है या विराम अवस्था में लाना है तो हमें एक प्रकार के असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो ये बोल ये रहे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, बोल रहे हैं कि भिन्न परिमाण के 2 विपरीत बल पिंड को खींच देते हैं, ठीक है। भिन्न परिमाण के अगर 2 विपरीत बल होंगे तो क्या करेंगे, पिंड को खींच लेते हैं। भिन्न परिमाण का मतलब कि एक बल जो इधर लग रहा था वो मान लीजिए 10 न्यूटन का है और एक बल जो इधर लग रहा है ये 20 न्यूटन का है, तो अब क्या होगा, ये पिंड को खींच लेगा 20 न्यूटन वाला बल, क्योंकि इनके परिमाण क्या है, दोनों के भिन्न है। तो बोल रहे हैं कि खींच लेते हैं और बोल रहे हैं कि इस अवस्था में पिंड अधिक बल की दिशा में खिसक जाता है। अब आपको मैंने शुरू में बताया ही है कि जिसके पास जिस बल का परिमाण ज़्यादा होगा उस तरफ पिंड क्या होगा, खिसक जाएगा। तो ये 20 न्यूटन वाला जो बल है इसका परिमाण ज़्यादा है, तो पिंड जो है 20 न्यूटन वाले बल की तरफ खिसक जाएगा, इसका विस्थापन 20 न्यूटन वाले बल की तरफ हो जाएगा। अब फिर आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है। अब बिल्कुल संतुलित नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया था कि बराबर अगर बल लगेगा तो संतुलित बल होता है, यहाँ पर बराबर नहीं लग रहा है तो ये असंतुलित बल है। कह रहा है कि इस प्रकार के बल दोनों बल संतुलित नहीं होते हैं और असंतुलित बल पिंड को खिसकाने की दिशा में कार्य करता है। अब जो असंतुलित बल होगा उस तरफ पिंड क्या होगा, खिसक जाएगा। तो कुल मिलाकर के इससे ये समझा जा सकता है कि जो असंतुलित बल होता है यही बल क्या करता है, पिंड को गति प्रदान करता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को हमें गतिशील अवस्था में लाना है तो हमें एक प्रकार से उसके ऊपर असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, असंतुलित बल की जरूरत होती है, उसके ऊपर हम असंतुलित बल आरोपित करके उसको हम गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। चूँकि ये क्लास 9 है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। सामान्य भाषा में समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक पत्थर है, ध्यान से देखिए, एक पत्थर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई तल है, ठीक है, ये तल है, इस तल पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, ये पत्थर रखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि इस पत्थर को क्या कर रहा है, वो हिलाने का प्रयास कर रहा है। ये कोई व्यक्ति है इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पत्थर को हिलाने का प्रयास करेगा। तो एक नियम होता है बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक्शन रिएक्शन का रूल ये कहता है कि किसी वस्तु के ऊपर हम एक्शन करते हैं तो उसके बदले में हमें रिएक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे अब देखिए, अगर दीवार पे अपने हाथ से मारा जाए तो हमें चोट भी लगता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि दीवार के ऊपर हम जितना बल आरोपित करते हैं वह दीवार भी क्या करता है, हमारे ऊपर उतना ही बल आरोपित करता है और उसके द्वारा आरोपित किया गया बल हमारे हाथों में चोट के रूप में हमें महसूस होता है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है
कि ये जो व्यक्ति है अगर ये क्या कर रहा है 10 न्यूटन का बल लगा रहा है मान लीजिए इस पिंड को हिलाने के लिए, तो ये क्रिया कर रहा है, अब इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो अगर ये पिंड भी क्या करेगा 10 न्यूटन का बल लगा करके, ठीक है 10 जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है इस पिंड को हिलाने का प्रयास कर रहा है 10 न्यूटन का बल लगा करके, तो अब पिंड भी क्या करेगा इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है तो प्रतिक्रिया इसकी जरूर होगी। और पिंड भी क्या कर रहा है 10 न्यूटन का बल लगा दे रहा है, तो ये दोनों बल क्या हो गए संतुलित हो गए, ठीक है संतुलित हो गए, तो ये पिंड हिलता नहीं है। लेकिन अगर ये जो पिंड है ये अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है लेकिन व्यक्ति क्या करता है 30 न्यूटन का बल लगा देता है, तो अब ये क्या हो गया बल बताइए, असंतुलित बल लग गया। यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा जो लगाया गया बल है उसका परिमाण ज़्यादा है, तो अब ये व्यक्ति क्या करता है इस वस्तु को हिला देता है, मतलब इस वस्तु को इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकता है हिला करके। तो हमने देखा कि ये क्या है एक प्रकार का असंतुलित बल है। तो मतलब हमने देखा कि इसको हिलाने के लिए अर्थात गति प्रदान करने के लिए, ठीक है गति प्रदान करने के लिए या इसकी अवस्था को बदलने के लिए हमें एक बल की जरूरत होती है, और वो बल कैसा होता है असंतुलित बल होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पेज में देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है कि आपको वही चीज़ पढ़ना है, नहीं तो लिखा है इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पर मैं आपको समझा दिया कि संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है। अब एक फिगर के माध्यम से इन्होंने और समझाया है, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी एक वस्तु को ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी का उदाहरण लेकर के इन्होंने समझाया है कि संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है। चलिए इस चीज़ को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए बोला ये जा रहा है कि देख लेते हैं इसको, चलिए चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं ये, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है, अब जरा एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या इन्होंने बोल रखा है। इस वस्तु को इन्होंने बक्सा बोल रखा है, तो चलिए बक्सा ही मान लेते हैं कि ये बक्सा है, और इस बक्से को कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा, ये कुछ बच्चे हैं इस बक्से को ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ढकेलने का प्रयास करने का मतलब ये है कि इस बक्से को गतिशील अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जितना बल इसके ऊपर लगा रहे हैं, जितना बल इसके ऊपर लगा रहे हैं उस बल को संतुलित कर ले रहा है एक घर्षण बल। कौन सा बल संतुलित कर ले रहा है, घर्षण बल संतुलित कर ले रहा है। मतलब ये है कि ये बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा बल इसके ऊपर लगाते हैं तो ये बक्सा नहीं खिसकता है, फिर थोड़ा सा और बल लगाते हैं तब भी नहीं खिसकता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बल लगा देते हैं तो ये बक्सा खिसक जाता है, अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, मतलब ये गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर जब बल लगा रहे थे तो खिसका क्यों नहीं, फिर यहाँ पर लगाए तब भी नहीं खिसका, लेकिन यहाँ पर कैसे खिसक गया, इसी चीज़ को समझना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बक्सा है ना, और जिस तल पर रखा हुआ है उस तल के बीच में और बक्से की जो ये निचले वाला भाग है इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। आपने देखा होगा कि घर्षण बल जो होता है उसके बारे में एक जानकारी ये है कि घर्षण बल एक आवश्यक बुराई होता है, मतलब बुराई भी है, हमें चाहिए भी नहीं लेकिन आवश्यक भी होता है। जैसे देखिए जो रोड होते हैं उस रोड पे गिट्टियाँ बिछाई जाती हैं, इसलिए बिछाई जाती हैं ताकि वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा बने, और घर्षण बल बनने की वजह से उस रोड पर गाड़ी चल पाती है। और आपने देखा होगा कि जैसे केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ता है आदमी तुरंत गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो चलने के लिए हमें क्या है, गति करने के लिए हमें घर्षण बल की जरूरत होती है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आवश्यक भी है और एक बुराई भी है घर्षण बल के बारे में। बुराई ये है कि रोड पे चलते चलते हमारे जो बाइक होता है या जो साइकिल होता है उसके टायर घिस जाते हैं, ये घर्षण बल की वजह से होता है। फिर आपने देखा होगा कि जो चप्पल जूता है वो भी घिस जाता है, तो ये घर्षण बल की वजह से होता है। तो घर्षण बल की ये बुराई है, और एक अच्छाई ये है, आवश्यकता इसकी ये है कि इसी की वजह से हम चल पाते हैं। तो इसीलिए घर्षण बल को कहते हैं कि ये एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इस तल पे ये बक्सा रखा हुआ है, इस तल के बीच में और बक्से का जो निचला भाग है इसके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बल लगाया इसके ऊपर कि ये बक्सा आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने जितना बल लगाया उस बल को घर्षण बल संतुलित कर लेता है, उस बल को घर्षण बल समाप्त कर देता है, तो ये बक्सा आगे की तरफ नहीं खिसक पाता है। फिर इन्होंने थोड़ा सा और जब बल बढ़ाया तो और बल बढ़ाने से क्या हुआ कि जो घर्षण बल है वो अभी भी क्या कर रहा है, इनके बल को संतुलित कर ले रहा है, तो ये बक्सा आगे खिसक नहीं पाता है। लेकिन तीसरे कंडीशन में ये दिखा रहे हैं कि घर्षण बल जितना यहाँ पे उत्पन्न होता है उससे कहीं ज़्यादा बल ये लगा देते हैं, और उससे जब ज़्यादा बल लगा देते हैं तो बक्सा आगे की तरफ विस्थापित हो जाता है, मतलब आगे की तरफ खिसक जाता है। तो कुल मिलाकर के
यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि जो घर्षण बल लग रहा था वो घर्षण बल कुछ कम था, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो आरोपित बल है इसके ऊपर वो क्या बताइए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो इस वजह से घर्षण बल जो कम है और इनके द्वारा लगाया गया बल जो ज़्यादा है, इसी की वजह से बक्सा गतिशील अवस्था में आ जाता है। और हम क्या समझ रहे हैं कि अगर घर्षण बल कम है और इनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है अगर वो बल ज़्यादा है तो ये कैसा बल हो गया, असंतुलित। कैसा हो गया बताइए, असंतुलित बल हो गया। असंतुलित इसलिए है कि बराबर नहीं है। बराबर देखिए घर्षण बल यहाँ पर कम लग रहा है लेकिन इनके द्वारा लगाया गया बल ज़्यादा है, तो ये बल असंतुलित बल लग रहा है और इसी की वजह से बक्से में क्या हो जा रहा है, गति उत्पन्न हो जा रही है। यह बक्सा अपने स्थान को परिवर्तित कर ले रहा है। तो हमने ये देखा कि गतिशील अवस्था में अगर किसी वस्तु को लाना है या गति कराना है तो घर्षण बल की आवश्यकता होती घर्षण बल की नहीं, असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। बिना असंतुलित बल के हम उसको गतिशील अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना था, मैंने आपको समझा दिया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि और क्या समझना है। तो इन्होंने क्या बोला है, देखिए जो इन्होंने बोला है मैंने वही चीज़ समझाया है और बल्कि आपको 2 लेवल ऊपर भी समझाया है। समझिएगा, ये क्या बोल रहे हैं कि घर्षण बल की वजह से वो बक्सा क्या कर रहा था, नहीं खिसक रहा था, है ना। लेकिन उस बक्से को अगर ज़्यादा ज़ोर से ढकेलते हैं, ठीक है, तो घर्षण बल भी क्या हो जाता है, बोल रहे हैं कि घर्षण बल से अधिक हो जाता है। जब ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं मतलब उनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल ज़्यादा हो जा रहा है घर्षण बल से, ठीक है, और वो बक्सा आगे की तरफ खिसक जाता है। ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि बक्सा आगे की तरफ क्या होता है, खिसक जाता है। और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं बताइए, असंतुलित बल कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया था, पहले थोड़ा सा बल लगाया था तो बक्सा नहीं खिसका था, घर्षण बल उनके द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर ले रहा था, लेकिन घर्षण बल जितना काम कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने बल लगा दिया, मतलब असंतुलित बल लगा दिया, तो बक्सा आगे की तरफ खिसक गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किसी वस्तु को अगर गतिशील अवस्था में लाना है तो हमें एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दूसरा उदाहरण भी दिया है, चलिए आपको समझाता हूँ। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, बोल रहे हैं कि जो साइकिल होती है अगर उसकी पैडल चलाना हम बंद कर दें तो साइकिल की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में बनाए रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो साइकिल चल रही होती है, ठीक है, साइकिल चल रही होती है तो एक बार साइकिल को चला करके हम क्या करें, अगर साइकिल को छोड़ दें तो अभी आपको समझा रहे थे कि जो साइकिल के टायर हैं और जो रोड है उसके बीच में एक बल कार्य करेगा, घर्षण बल। और घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो वो घर्षण बल क्या करेगा, धीरे धीरे उस साइकिल की गति को क्या करेगा, घटाने लगेगा। लेकिन जितना घर्षण बल लग करके उस साइकिल की गति को घटा रहा है उससे कहीं ज़्यादा बल हम उसके पैडल के ऊपर आरोपित कर देंगे तो वो क्या करेगा, अब घर्षण बल के मान को पार कर जाएगा। घर्षण बल के मान वहाँ पे कम हो जाएंगे, जबकि जो आप बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं पैडल के ऊपर वो बल ज़्यादा हो जाएगा और वो बल असंतुलित बल कहलाएगा और फिर से साइकिल आपकी चल पड़ेगी स्पीड से। तो कुल मिलाकर के घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, गतिशील अवस्था में वस्तु को आने नहीं देता है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो उसको गति को घटाता रहता है। लेकिन एक असंतुलित बल ऐसा होता है जो घर्षण बल का विरोध करता है और क्या करता है, वस्तु को गतिशील अवस्था में ला देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। अब बात करना है हम लोगों को गति के प्रथम नियम के बारे में। ठीक है, और गति के प्रथम नियम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ, उसको समझ लेते हैं। आइए, तो गति के प्रथम नियम समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गैलीलियो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गैलीलियो ने क्या बताया था। तो गैलीलियो से एक गलती हो गई थी, और गलती नहीं कहा जाएगा बल्कि गैलीलियो को ये भ्रम था, और इनके भ्रम को न्यूटन आते हैं तो न्यूटन महोदय ने दूर किया था। तो गैलीलियो को क्या भ्रम था और न्यूटन ने इस पहेली को कैसे सुलझाया, कैसे दूर किया, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये देखिए इन्होंने आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर गैलीलियो का फिगर दिखाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं गैलीलियो का क्या भ्रम था। देखिए गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और उसे हम सतत रूप से गतिशील अवस्था में रखना चाहते हैं, मतलब उसे लगातार अगर हम गतिशील अवस्था में रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक बाह्य बल आरोपित करने की ज़रूरत होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए गैलीलियो ने क्या कहा कि किसी वस्तु को निरंतर, चलिए मैं लिख देता हूँ, निरंतर गतिशील अवस्था में रखने के लिए, गतिशील अवस्था में रखने के लिए, ठीक है, अवस्था में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की, बाह्य बल की, ठीक है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, इसका मतलब होता है आवश्यकता। तो गैलीलियो ने यही कहा था, गैलीलियो ने कि
किसी वस्तु को निरंतर गतिशील अवस्था में रखने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई वस्तु को आप लगातार चाह रहे हैं कि गतिशील अवस्था में रहे, लगातार गति करती रहे, तो उसके ऊपर आपको बाह्य बल आरोपित करना होगा। जैसे देखिए साइकिल जो होता है, उस साइकिल के पैडल के ऊपर हम क्या करते हैं, बाह्य बल आरोपित करते हैं। बाह्य बल का मतलब होता है कि उस वस्तु के द्वारा खुद ही बल ना लगाया जाए उसके ऊपर, बाहर से कोई बल उसके ऊपर कार्य करे लगे। तो हम साइकिल के ऊपर बैठ करके क्या करते हैं, बाहर से उसके ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, तो वो बल कहलाता है बाह्य बल। तो जो साइकिल होता है, आपने देखा होगा जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर बल लगाते रहते हैं उतना ज़्यादा साइकिल क्या होता है, गतिशील अवस्था में रहता है, ठीक है। और निरंतर अगर गतिशील अवस्था में उसको रखना है, लगातार गतिशील अवस्था में रखना है, तो हमें लगातार उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है, मतलब बल को लगाना पड़ता है, निरंतर पैडल को चलाना पड़ता है, ठीक है। पैडल को चलाने का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं। निरंतर पैडल चलाएंगे तो निरंतर बाह्य बल उसके ऊपर लगेगा, मतलब लगातार पैडल चलाने से लगातार उसके ऊपर बल लगता रहेगा और वो निरंतर अर्थात लगातार गतिशील अवस्था में रहेगी। तो ये बात बताया था गैलीलियो ने। अब उस टाइम पे क्या था, लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे, इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी हुई नहीं थी, है ना, लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था, तो लोगों ने गैलीलियो की बात को सहज स्वीकार कर लिया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जब न्यूटन आते हैं तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के इस नियम को समझा और न्यूटन ने गैलीलियो के इस नियम को समझ के तुरंत बता दिया कि गैलीलियो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों को भी लगा कि न्यूटन तो गलत बोल रहे हैं जबकि गैलीलियो सही बोल रहा है। जितना हम ज़्यादा बल लगाएंगे, जितने देर तक बल लगाएंगे, निरंतर बल लगाएंगे, तो वस्तु निरंतर गतिशील अवस्था में रहेगी। तो न्यूटन ने इस चीज़ को कुछ दूसरे तरीके से देखा। अब आइए बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से देखा, और ये गैलीलियो का एक भ्रम था कि ऐसा होना चाहिए, तो इसी भ्रम को न्यूटन ने दूर किया था। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं। गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो ने ये कहा कि किसी वस्तु को निरंतर गतिशील अवस्था में रखना है तो निरंतर उसके ऊपर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि बात ये है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है और वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में होने का मतलब ये है कि वस्तु अगर निरंतर गति कर रही है तो उसकी गति का विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है, घर्षण बल, है ना, घर्षण बल विरोध कर रहा है। जैसे आप देखिए जो साइकिल होता है, वो साइकिल जब रोड पे चल रहा होता है तो घर्षण बल क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता रहता है, ठीक है। उसकी गति का एक बार अगर आप साइकिल की पैडल चला के छोड़ देते हैं तो क्या देखेंगे कि कुछ देर के बाद साइकिल धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो जाती है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, उसका त्वरण कम हो जाता है। तो ऐसा उसकी स्पीड क्यों कम हो गई, उसका त्वरण क्यों घट गया, क्योंकि जो घर्षण बल है जो उसके टायर के बीच में, रोड के बीच में लग रहा है, वही घर्षण बल क्या करता है, उसकी गति को कम करता है। तो इस चीज़ को न्यूटन ने समझा था कि अगर हम क्या करें कि जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के और जिस तल पे गति कर रही है उस तल के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, उस घर्षण बल के अगर मान को हम कम कर दें या घर्षण बल के मान को हम जीरो कर दें, ठीक है, तो अब घर्षण बल रहेगा ही नहीं। तो घर्षण बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल ही उस वस्तु को विरामावस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम घर्षण बल को ही हटा दें तो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में आएगी ही नहीं, क्योंकि घर्षण बल ही विरामावस्था में लाता है। और घर्षण बल के मान को ही जब शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो ना घर्षण बल रहेगा और ना ही जो है वस्तु विरामावस्था में आएगी, मतलब वस्तु निरंतर क्या करेगी, गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो न्यूटन ने इस चीज़ को कुछ ऐसे देखा, ठीक है। न्यूटन ने बताया कि घर्षण बल को हटा देंगे तो वस्तु निरंतर गतिशील अवस्था में रहेगी। जबकि गैलीलियो ने क्या कहा था कि वस्तु को अगर निरंतर गतिशील अवस्था में बनाए रखना है तो उसके ऊपर हमें बाह्य बल आरोपित करने की जरूरत है। तो एक तरीके से देखेंगे तो बाद में कहा यह गया कि गैलीलियो का ये भ्रम था, जबकि इस भ्रम को कौन दूर किया है, न्यूटन ने दूर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया कि न्यूटन और गैलीलियो ने क्या क्या बताया था। अब हम लोग को समझना है बच्चों गति का प्रथम नियम, और इसी गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम हम समझेंगे और जड़त्व के नियम से जो है हम देखेंगे कि जो है न्यूटन जड़त्व के नियम के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर कहाँ करना मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, जो भी आईडी आपके पास सोशल मीडिया नेटवर्क वाली है, आप वहाँ पर वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।